खुशी का मौका है ना, रोहित हमारे साथ है ना। रोहित ने इस बार रैंक 15 अचीव किया है एचएएस में, और इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर, जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें इनको इस बार सिलेक्शन मिला है। तो हम वेलकम करेंगे रोहित को ना, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत अचीवमेंट है ना जब होती है, तो उसको रिकग्नाइज करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम सबके लिए, कि जो मेहनत करी है, जो उन्होंने ना एक पीरियड देखा है स्ट्रगल का, तो उस सब के बारे में एक आप लोगों की डिस्कशन आज हम करेंगे। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सबको। जैसे सर ने बताया, मैं भी रैंक 15 असिस्टेंट कमिश्नर एज ए सिलेक्ट हुआ हूँ। तो अब मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं बीएससी मेडिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ। तो आफ्टर जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो मैंने डिसाइड किया कि प्रेपरेशन करनी है, कोई एग्ज़ाम मैंने सिलेक्ट किए। तो उसमें मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम सेलेक्ट किया उस टाइम। सो डेडिकेटली एज मेरी कंप्लीटली सेल्फ स्टडी रही स्टार्टिंग से। सो मैं एक्चुअली, आप सबके पास रिसोर्सेज है, आप लोग यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, रिसोर्सेज मेरे पास भी अवेलेबल थे। बट मेरी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था, तो मैं नीट के लिए कोचिंग लेने तो गया था एक इंस्टीट्यूट में। लेकिन थोड़ा मैं ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, तो शायद स्टडी नहीं हो पाई थी मेरे से, तो इसलिए मैं दोबारा से कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं शिफ्ट हुआ हूँ। बट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो मुझे ड्रॉबैक खुद के लिए लग रहा था कि टाइम ज़्यादा लग गया है। मैंने 2019 से प्रेपरेशन स्टार्ट की थी और आज 2025 में हम पहुंचे हैं। तो बहुत लंबा समय लग गया है इन चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर एक आप गाइडेंस लेंगे, प्रॉपर गाइडेंस कहीं से भी या इंस्टीट्यूट से, तो आपको एक थोड़ी सी हेल्प एज रहेगा कंपेरेटिव टू अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ तो ये है। और इसके अलावा प्रेपरेशन पे आते हैं, तो एक तो सबसे पहले फ्रेशर्स, यहाँ कोई ऐसा है जो पहले से प्रेपरेशन कर रहा है 1-2 साल से? ये सब फ्रेशर्स है। तो सबसे पहले तो मेंटली एक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत लंबी जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट सक्सेस इस एग्ज़ाम में मिलेगा। कंटिन्यूसली डेडिकेटली आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने आपको, मीन्स आपको कब करना पड़ेगा जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपका टाइम कंज्यूम कर रही है, जैसे सोशल मीडिया। अब मैं लास्ट 6 ईयर से मैं इंस्टाग्राम से कम्प्लीटली कट ऑफ था। इवन मैं व्हाट्सएप भी लिमिटेड यूज़ करता था, ओनली जब मेनली इंटरव्यू के स्टेज पे आके, जब लोगों से बात करनी थी, इंटरेक्शन करनी थी सर से या किसी से। तो आपको भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। डिमांडिंग है ये एग्ज़ाम। और इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर आज से होना पड़ेगा। जैसे आप आ रहे हो, तो आप सब यहाँ हो, तो एक बात दिमाग में क्लियर बिल्कुल अपनी बिठा के रखनी है कि इसमें ओवरनाइट सक्सेस अचीव नहीं की जा सकती। आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, मेंस लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तब आपकी चीज़ें बनेगी। और जब मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, जब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम, तो मुझसे आंसर लिखा नहीं जाता था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लिखना कैसे है कोई चीज़। तो सिमिलर चीज़ आपके सबके साथ होगी। और आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको, और कुछ ऐसे होंगे जो एकेडमिकली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। तो कभी अपने को कंपेयर मत करना इस जर्नी में दूसरे के साथ। जैसे आप सब यहाँ बैठे, आप दूसरे एक दूसरे के आंसर भी देखेंगे, आंसर राइटिंग, तो कंपैरिजन सबसे जो आपको डिमोटिवेट कर देगा। एक जब आए हो तो एक सीखने की उससे आना है कि हमने कुछ नया सीखना है आज, अपनी आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लर्निंग। आप लर्निंग, कुछ नया चीज़ सीखोगे, हर रोज़ कुछ नया सीखोगे, तो डेफिनेटली आप सबकी चीज़ें इंप्रूव होगी। और सबसे जो वर्स्ट फेज़ है वो है कंपैरिजन। जब मैंने एग्जामिनर में टॉपर्स की कॉपीज़ देखता था, तो मुझे लगता था कि ये इतना अच्छा लिखते हैं, ये कैसे इतना अच्छा अचीव कर पाते होंगे। लेकिन ओवर द टाइम आज अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि शायद मैंने भी अच्छा लिखा होगा उस एग्जामिनेशन में। तो कल दिन आप सब भी उस फेज़ पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले, और एक और मिथ है मार्केट में कि आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट डे से आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। जब आपको किसी सब्जेक्ट पे नॉलेज नहीं है, आप खुद एक इमेजिन कीजिए आप कैसे लिखेंगे उस चीज़ के ऊपर। आप फर्स्ट डे से तो कभी नहीं लिख सकते। तो आपको कोई भी बोले कि जी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये फर्स्ट डे से करो, आप लिखो, आप किसी और से कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। फर्स्ट आप अपने सिलेबस, जो आप सबके हाथ में भी सिलेबस है, ये सिलेबस है मेंस का, आपके लिए अब डेडिकेशन है। जैसे अलग अलग स्टेजेस है, प्रीलिम्स आप सबको पता है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू की स्टेज आती है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको प्रीलिम्स को कितना टाइम देना है, किस उसमें करना है। जैसे प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मल्टीपल चीज़ें थोड़ी पढ़नी पड़ेगी वाइड में, क्योंकि चीज़ें थोड़ी अलग जाती है कंपेयर टू मेंस में। मेंस में कंसोलिडेटेड सिलेबस है, आपको इस सिलेबस से ही स्टिक रहना है, इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा। इस सिलेबस को, मीन्स इसको आप अपना बाइबल मानिए और इसको कंप्लीटली रिलीजियसली फॉलो कीजिए।
और जब प्रीलिम्स की बात आती है, प्रीलिम्स में एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीज़ें आप सीखेंगे, बार बार प्रैक्टिस, क्योंकि मेंस एक ऐसा, प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर गैस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक क्वेश्चन से अंदर, एक क्वेश्चन से बाहर हो सकते हो। आप जितने एमसीक्यूज बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उनको करेंगे, आपका गैस वर्क भी इंप्रूव होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ आ सकता है। आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो कि आपका गैस वर्क इंप्रूव हो सकता है। और साथ में आपकी नॉलेज तो डेफिनेटली चाहिए आपको, जो आप बुक्स करेंगे। अब इसके लिए मेरे कुछ सोर्सेज थे जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे एमसीक्यूज, रमन सर की साइट पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपीजीके के एमसीक्यूज है, वो फ्री में अवेलेबल है। आप जितने मर्जी टाइम उनको कर सकते हो। इसके अलावा रमन सर का प्रीलिम्स के लिए एक और मैंने चीज़ अभी रिसेंटली बाहर खड़ा था तो मैंने देखा है, इन्होंने हर सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज बनाए हैं। और अराउंड 200 हर एक टॉपिक पे एमसीक्यूज है। तो आप लोग वो भी सर से बात कर सकते हैं अगर इन फ्यूचर आप लोगों को, या तो अगर आप यहीं के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वो सर ऑब्वियसली प्रोवाइड करवाएंगे। बट आपकी प्रीलिम्स की इतनी अच्छी प्रेपरेशन होगी उस चीज़ से, क्योंकि मेन इसमें प्रीलिम्स में आपको पता है कि एमसीक्यूज ही बेस पेपर है। तो जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो डेफिनेटली आप सबका प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद, जैसे सर ने कहा कि प्रीलिम्स हर बार क्लियर होता था। मैंने यूपीएससी में 2 मेंस लिखे हैं, यहाँ पर मेरे तीसरा मेंस था ये अभी। तो हर बार मेरी इस जर्नी में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन रहा है कि मैंने एमसीक्यूज बहुत प्रैक्टिस किया है। हर जगह से एमसीक्यूज किया है, हर एग्जाम के एमसीक्यूज किए हैं। तो एमसीक्यू से कभी आप लोग उसको साइड लाइन मत करना। प्रैक्टिस, चाहे आप मेंस में हो चाहे प्री में हो, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड बात आती है सी सेट। क्योंकि सी सेट भी, हम एचपीएस के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हर साल चैलेंजिंग होता जा रहा है। हर साल सी सेट का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो डेडिकेटेडली मैथ्स के लिए भी टाइम निकालिए, स्टार्टिंग से ही मैथ्स के लिए टाइम निकालिए। ऐसा नहीं है कि, मीन्स ज़्यादा नहीं तो हाफ एन आवर या 1 आवर जितना आप दे सकते हैं। मीन्स मैथ को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे कि मैथ्स इंप्रूव। और इसका एक और बेनिफिट भी रहेगा आपको कि जब आप, देखिए हम डेडिकेटेडली इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल में सक्सेस मिलेगी या 2 साल में। हो सकता है मेरी तरह 5-6 साल भी लग जाए। तो प्रेशर बिल्डअप भी होना लगेगा घर का। स्पेशली लड़कियों के लिए अलग चैलेंजेस रहते हैं, जैसे शादी के लिए घर से फोर्स होने लगता है। लड़कों के लिए अलग चैलेंजेस रहते हैं। तो सबके लिए अलग अलग चैलेंजेस है। तो आप इसको ऐसा भी देखिए कि अगर आप सी सेट पे अपने मैथ्स पे वर्क करते हैं तो आपकी अलग फील्ड्स भी खुलती है। बैंकिंग की साइड भी आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगी। एसएससी साइड भी आपकी प्रिपेयर है। इसके साथ साथ मेंस के लिए आपको इंग्लिश भी करना है। इंग्लिश को भी आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप और एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं इसके साथ। तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आने वाले टाइम में आगे शो करूंगा मैं आपको कि किस तरह से प्लान बी डिसाइड करना है, या अपना जो भी है आपको किस तरह से आप उस चीज़ के ऊपर भी सोचिए। क्योंकि आने वाले टाइम में ये चैलेंजेस रहते हैं। ये आप प्रेपरेशन, अभी तो सब फ्रेशर्स है तो अभी सबका मोटिवेशन लेवल हाई है। बट एक बेंच निकलता है, एक प्रीलिम क्वालिफाई होगा, फिर आपको लगेगा कि हम साल देते हैं, साल दे देंगे, एक और साल दोबारा से प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, एक और साल देंगे। ये जर्नी ऐसे चलती है कि अगर फाइनल सिलेक्शन आज हो गया तो आप लोग सब समझेंगे कि हाँ सेटिस्फाइड है, ये ठीक है, चीज़ यहाँ लेवल पे पहुँचाए ये। लेकिन अगर ये जर्नी, अब मेरे साथ और भी बच्चे इंटरव्यू थे, इंटरव्यू आउट भी हुए हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अब इस फेज को, वो स्ट्रगल भी है उनका, उनके लिए ये एक चैलेंज है कि कैसे दोबारा से उसको निकलें। तो अगर आप अपने साथ मैथ्स और सी सेट को, इंग्लिश को थोड़ा टाइम देंगे तो आपके पास फील्ड्स ओपन हो जाएगी। डेडिकेटेडली अब बात आती है नेक्स्ट कि कितने टाइम हम इस एक सब्जेक्ट, इस एक एग्जामिनेशन को, डेडिकेटेडली एक एग्जामिनेशन को देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि 2 से 3 साल आप डेडिकेटेडली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद स्लाइटली सा और अदर ऑप्शंस की तरफ टारगेट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये ऐसा एग्जामिनेशन है, अगर आप इस साइकिल में, लूप में फंसे रहे तो इस ये लूप में ही फंसे रह जाएंगे आप। और आपको अपने लिए धीरे धीरे मेंटल प्रेशर बिल्डअप स्टार्ट होना हो जाएगा। तो अब प्लान बी की बात करता हूँ। जैसे मैं, कितना मैंने आपको कहा, जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत लंबी जर्नी है, तो कैसे अपने आप को एंगेज रखे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक रूटीन बनाइए अपने को फिटनेस के लिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल फिटनेस है तो ही आप मेंटली भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे मेरा रूटीन था कि मैं डेली 10,000 स्टेप करता था। और मैंने आज तक क्लास 6 से एक दिन भी स्किप नहीं किया है। इसके अलावा एक्सरसाइज शाम को वो मेरी स्किप हो जाती थी कभी, बट मेरे 10,000 स्टेप्स आज तक मैंने स्किप नहीं किए हैं। तो ये कुछ एक अपना रूटीन जो आपको अच्छा लगे, वो चीज़ आप, और एक अपनी हॉबी। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है हॉबी का, जो बहुत, और वो अगर आप हॉबी उस टाइम सोच के लिखते हो तो वो जनरली बैकफायर करता है, आप उस पर उतने अच्छे कमांड नहीं कर पाते आप। अब जैसे मेरी हॉबी है पोइम राइटिंग, तो मैं स्टार्टिंग से पोइम्स थोड़ा लिखता था, मेरी उस तरह की हॉबी है। तो अपनी एक अभी से पहचानिए कि आपको हॉबी क्या है आपकी,
ताकि आप उस पर भी वर्क करो, और वो एक आपको इस पूरी जर्नी में एक पीस भी प्रोवाइड करेगा कि कुछ आप ऐसा चीज़ कर रहे हो जो आपको मज़ा दे रही है, जिसमें आपको इंजॉयमेंट फील मिल रही है। तो सेकेंडली ये है। अब आता हूँ मैं आपके, जो मैंने कहा था कि प्लान बी, इसके बाद हम प्रीलिम्स मेंस और उसके बाद स्पेसिफिकली उन पर डिसाइड करेंगे। अब देखिए प्लान बी, ये मैंने रखा है एम्प्लॉयमेंट। अल्टीमेट एम सबका है कि इनकम तो सबको अर्न करनी है, कुछ ना कुछ एक सोसाइटी में अपने फैमिली को रन करना है या कुछ भी है। तो अब देखिए ये है जी, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स तो लिमिटेड है, और प्रेपरेशन करने के लिए बहुत लोग हैं। तो फर्स्ट आपको ये है, तो अब आप इसमें मैंने जैसे कहा कि आप सी सेट या इंग्लिश, इन जो चीज़ों पे जीएस के साथ आप वर्क करेंगे, तो आपके लिए फील्ड्स, मल्टीपल फील्ड्स ओपन हो जाएगी, जैसे बैंकिंग। फिर आप एसएससी भी टारगेट कर सकते हैं, फिर यूपीएससी के अदर एग्जाम्स भी आते हैं, लाइक सीएपीएफ, जो एक अच्छे एग्जामिनेशन है। तो आप अगर इन सब्जेक्ट पे भी साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम इनको इन्वेस्ट करेंगे, तो अब मल्टीपल फील्ड्स आपके लिए ओपन हो जाएगी। फिर स्टेट में अलाइड का एग्जामिनेशन आता है, एनटी एग्जामिनेशन आता है, जिनमें इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप इस सारे एग्जाम एक साथ टारगेट कर सकते हैं। बट डेडिकेटेडली पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप इस एग्जामिनेशन पे स्टिक रहे 1-2 साल, उसके बाद आप इन चीज़ों को भी टाइम दीजिए। फिर अब लिमिटेड सीट्स है, तो अब सेकेंडली अगर गैप पड़ रहा है 2 साल 3 साल के बाद, आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है चीज़ें, तो आप प्राइवेट सेक्टर के लिए करिए कि यहाँ पर ब्रिज कोर्सेज कुछ हो सकते हैं। जैसे आपके लिए डेटा एनालिटिक्स आजकल चल रहा है, क्योंकि आप, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, एक बीएससी का स्टूडेंट जो नॉर्मल कॉलेज पास आउट है, अब 5 से 6 साल लगा दिए थे। अब तो चलो स्किल जैसे बिल्डअप हो गए थे कि एजुकेशन सेक्टर में और चीज़ें। और मेरा अपना प्लान भी मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरह से मैंने डिसाइड करा था। तो आप यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर में साथ में दीजिए, क्योंकि मेंटल प्रेशर इंसान को तोड़ देता है जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे। ये भी आप सब फ्रेशर्स है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम ये चीज़ें। तो आज मुझे मौका मिला है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपने लिए यहाँ पर भी एक फील्ड ऐसे रखिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा सके। अब यहाँ पर कोई है ऐसे इंजीनियर बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और कौन कौन सी बैकग्राउंड से है मैम आप? आर्ट्स से, और सर आप? आर्ट्स से क्लास, सर आप आर्ट्स से। तो देखिए अब लिमिटेड हमारे लिए स्कोप्स है। तो कुछ ब्रिज कोर्सेज ऐसे कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज, जहां आप इसमें भी रहे। बट ये अभी नहीं, ये 2 साल के बाद इस पे सोचिए, क्योंकि तब तक आप ये सारा चीज़ें समझ पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें रन करती है। तो उसके बाद आप देखिए सेकंड चीज़ ये भी आपको प्लान भी, क्योंकि इंटरव्यू में ग्रिल इस पे भी बहुत होता है, अगर आपका गैप ज़्यादा दिखे या आगे कुछ नहीं है आपके पास ऑप्शंस। और साथ में आप पीजी का भी सोच सकते हैं, तो आप नेट सेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, अगर जिसके पास अपॉर्चुनिटी 2 साल के बाद। फिर ये प्राइवेट सेक्टर की बात, अब आता है एंटरप्रेन्योरशिप पे। थर्ड, अब जिसके पास जो इस एरिया में है जहाँ लैंड है, लेबर हो गया, लेबर चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए, और ये अब गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी। आप 2 साल डेडिकेटली पढ़िए गवर्नमेंट की स्कीम, इकोनॉमिक सर्विस पढ़ेंगे आप सबको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस चीज़ से चीज़ें रन करती है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। अब मैं अपने को इस कैटेगरी में रखता था। मेरा प्लान भी ऐसा था कि मैंने अराउंड 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, डेयरी मैनेजमेंट का, क्योंकि जैसे मैं ऊना से बिलोंग करता हूँ, तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एमएसपी भी अनाउंस किया था मिल्क पर। तो मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी उस प्रोजेक्ट की, जो मेरे पास अभी भी है। मैं, अगर इस साल नहीं होता तो 1 साल और ट्राई करने के बाद मैं डेफिनेटली शिफ्ट कर जाता अब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो एक अगर आप लेंगे, तो ये भी आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन है, आपकी प्रेपरेशन में वो चीज़ इंप्रूव होती है। और ये मैंने लिखा था अनस्किल्ड। अब अनस्किल्ड तो यहाँ कोई नहीं है, सब प्रेपरेशन करेंगे तो सब उस चीज़ पे आएंगे। तो इसको तो मैं कैंसिल ही कर रहा हूँ, ये हमारे लिए नहीं है। ये एक चार्ट है जो आप मेंस में भी पढ़ेंगे। जब आप मेंस में पढ़ेंगे, इसको आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ कल के दिन इस तरह से। मेरी जो मेंस की स्ट्रेटेजी थी, मैं इस तरह से चार्ट्स बना के मेंस में अपनी आंसर राइटिंग में शो करता था एग्जामिनर को। तो आप ये भी एक आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह से भी हम सोच सकते हैं चीज़ों को, मल्टीपल एंगल में, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में 2 पार्ट है, सी सेट और जो जो हमारे जनरल स्टडीज़ हैं। तो अब सी सेट के लिए, मैथ्स के लिए आपको 1 आवर में बोल रहा हूँ, डेडिकेटेडली दे दो, तो आप और एग्जाम टाइम टारगेट हो गए। और सी सेट में, क्योंकि अगर आप सी सेट में फेल करते हो ना, और जीएस में आप अच्छा स्कोर करते हो, आप अभी ये चीज़ फील नहीं करोगे कि वो फीलिंग क्या है कि सी सेट क्वालिफाई। एक बार मेरे साथ यूपीएससी में ऐसा हो चुका है, तो मैं वो फील कर पाता हूँ कि आप जीएस में आप क्वालिफाई हो, लेकिन आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो मैथ्स। अब जैसे आपने कहा कि आर्ट्स बैकग्राउंड से भी यहाँ है, तो मैथ्स आप लोगों को भी थोड़े बहुत टाइम हो गया होगा मैथ्स किए, तो डेडिकेटेडली आप टाइम देंगे तो चीज़ें डेफिनेटली इंप्रूव होगी। ठीक है। और सेकंड है जो हमारा प्रीलिम्स, सबसे पहले आप सब्जेक्ट समझिए, कीजिए। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर।
अब देखो, कोई भी एक टॉपिक है ना, उसमें ये तीन चीजें अप्लाई कीजिए कि वाई, व्हाट और हाउ। अब क्यों हम उस चीज को पढ़ना क्यों है हमने। फॉर एग्जाम्पल, अब एक टॉपिक आता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। उस टॉपिक का अभी आपको आइडिया है किसी को इस टॉपिक के बारे में? सब फ्रेशर्स है। तो अब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लगता है गवर्नमेंट का या कोई बड़ा, तो उसका हम एक असेसमेंट कराते हैं गवर्नमेंट की, इस पर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा। ताकि अगर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ज़्यादा है तो उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिलेगी। अगर कोई इन्वायरमेंट को, और हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर डिजास्टर, आप सबने देखा अभी कितने डिजास्टर आए, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो व्हाट, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने ये करना क्यों है, कैसे ये होता है, इसकी प्रोसेसेस क्या है। हर एक उसको आप इस उसमें तोड़ के पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद इंप्रूव होगी। हर एक टॉपिक के उस पे आप अप्लाई कीजिए इस चीज़ को। जब आप चीज़ें पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हर एक टॉपिक में, इसको आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए कि इसको, कि हर एक टॉपिक पे ही अप्लाई करना ही है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं इस टॉपिक को, इसकी हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि ये चीज़ आपको मेंस में भी हेल्प करेगी। मेंस में क्वेश्चन क्या होता है, यही होता है क्वेश्चन है कि ये चीज़ क्यों है, क्या है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर इस चीज़ के आप हर टॉपिक पे खुद से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो आपको मेंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब शायद अगर चाहें तो अपने पास नोट भी कर सकते हैं कि इसको हम हर एक आंसर्स में अपने करना है, मेंस के हर एक टॉपिक में अपने पास हमने रखना है। और कोई भी टॉपिक पढ़, अब हिमाचल जीके भी जैसे है कोई टॉपिक, हिमाचल जीके से जैसे वैलीज है, तो हम वैलीज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वैलीज से हमारे को पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। वैलीज एक देखो फर्टाइल एरिया है, वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। वैलीज का हमारे को अगर नॉलेज है, हम पढ़ चुके हैं, तो हम कल के दिन एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कहीं पर, हम वो सब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जिससे हेल्प मिलेगी एक एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है, ये एक पब्लिक सर्विस है, तो लोगों की हेल्प करना है। जितनी आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे उतना आप अंडरस्टैंड, और आपके एग्जामिनेशन में भी हेल्प होगी। अभी तो हम एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो आपके एग्जामिनेशन मेन एजेंडा तो ये है कि क्लियर करना है, एक अच्छी इनकम सिक्योर करनी है अपने लिए। अभी तो सबका ये मेनली ये है, तो आप सब सोच के चले हैं। तो एक ये इसको बहुत आपका हेल्प करेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बी इट नॉट इट यूपीएससी और एचपीएस। इसके अलावा आप कोई और एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एंड इसके बाद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को तो किसी भी उस पर आप स्किप मत कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो तो इस अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो सर ने हर एक चैप्टर वाइज किए हैं। और इसके अलावा कुछ फ्री सोर्सेज भी है जो मैं लिस्ट कर देता हूँ, जैसे रमन अकेडमी पर ही एक वो है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने सर ने फ्री में वो इनकी साइट पे अवेलेबल है। आप हर डिस्ट्रिक्ट के, हिमाचल की हर डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यूज फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे मैं सेल्फ स्टडी की थी तो मैंने इससे बहुत वो प्रैक्टिस की थी इस चीज़ की, कि मैंने एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ट्राई किया, जिससे मेरे दिमाग में वो चीज़ ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो गई। तो एमसीक्यू जब रियल एग्जाम में पेपर दे रहे थे तो डायरेक्टली वो स्ट्राइक करती है जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा कुछ और है, अगर यूपीएससी के लिए आप करें तो विजन आईएएस के आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज, उनकी टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएंगे आपको, नेट पर अवेलेबल होती है। मतलब एथिकली तो नहीं है करेक्ट, बट फिर भी अवेलेबल है। तो आप अगर चाहें वहाँ से भी आप एमसीक्यूज, एमसीक्यूज जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स में वो आपको बेनिफिट है। उसके अलावा आप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव व्हाट, वाई, हाउ, हर टॉपिक पे अप्लाई कीजिए। अब आते हैं हम मेंस के लिए। तो अब देखिए, ये सिलेबस है, इसकी हर एक लाइन, हर एक ये आपको याद होना चाहिए कि हर एक उसमें क्या क्या पार्ट है हमारे पास सिलेबस में। डायरेक्टली क्वेश्चन इसी से ही फ्रेम होगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। कभी भी इस सिलेबस के बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर गया है तो कोई उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है मेंस में। सिंपल सी बात, अपने दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि अगर मैंने ये सिलेबस कर लिया है, इसके बाहर कुछ आएगा तो कोई भी नहीं कर रहा है, वो मेरिट डिसाइड नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन मेरिट में नहीं है, उसको पहले आप मेरिट से बाहर रख दीजिए। तो ये सिलेबस में पर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो आप सिलेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो सिलेबस से तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ एक टॉपर्स के लिए ये एग्जामिनेशन है, तो ऐसा नहीं है, ये जो अकेडमिकली नहीं है। आप अगर आप मेहनत से करेंगे ना, डेफिनेटली आप मानिए कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो तो प्लीज़ अपने ऊपर डाउट कभी मत कीजिए, आप इम्प्रूव कीजिए अपने को, बस आप लर्न करने की कोशिश में रहिए। इस प्रोसेस में आप बहुत चीज़ें नहीं सीखेंगे, आप एक नया पर्सन बनेंगे खुद के लिए। आपको बहुत रियलाइज होगा जब आप कंप्लीटली इस प्रोसेस से आगे निकलेंगे। एक नया पर्सन जो आप कॉलेज के बाद अपने को देखते थे और जो आप आज हो, मैं अपने को आज देखता हूँ, एक डिफरेंट पर्सन है। ये एक जर्नी है, इस जर्नी को एंजॉय कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अपने को कभी ऐसा नहीं समझना दूसरे से कि कम या ज़्यादा, एक हम्बल सा रहना आपने अपनी पूरी जर्नी में। एक सजेशन ये है मेरा सबको, और कभी भी ऐसा मत डिमोटिवेट फील मत करना।
या कि कोई टॉपर्स हैं कि उनके कंपैरिजन कर रहे हो आप कि ये अकेडमिकली भी इतने अच्छे हैं, तो एग्जामिनेशन नहीं है, या आपका एफर्ट मांगती है, डेडिकेशन मांगती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोबारा से मेंस के ऊपर। तो अब जैसे इसमें एक मेंस में टॉपिक अभी मुझे दिख रहा है कि ड्रग्स अब्यूज़ का टॉपिक है। तो आप सबको पता है कि जैसे इस टॉपिक को अब मैं एक टॉपिक के माध्यम से आपको मेन समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम मेंस को टैकल करें या कैसे है। अब ड्रग्स क्या है, तो ड्रग्स आप सबको पता है कि हिमाचल में अभी बोलते हैं कि उड़ता हिमाचल बन रहा है, ये ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले वही व्हाट वाई हाउ, कि रीज़न क्या है, क्यों हो जा रहे हैं ये, क्या ऐसा रीजन है। अब एक रीजन आप इसमें देख सकते हो कि हम जैसे पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, एक रीज़न ये भी है। सेकंड, हिमाचल के भी जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 में रिड्यूस हो गई है। कि अब जनरेशन, आपने खुद हमने आसपास देखा हुआ कि एक एक बच्चा है आगे घर में, और लेकिन फैमिली इनकम ज़्यादा है, तो बच्चों के पास इनकम ज़्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम बच्चों के पास पहुंच रही है, पैसा पहुंच रहा है, तो जिस वजह से भी है कि वो इजीली उसको परचेज कर पा रहे हैं। एक रीज़न ये है। अब इन चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए नॉर्मल अपनी लाइफ में, कुछ भी अब यहाँ से आप अब ऐसा कीजिए कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो क्यों ऐसी है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, दिमाग में खुद से सोचिए। अब ये कॉलेज के एग्जामिनेशन नहीं है कि आप रट के आगे चीज़ें निकालेंगे। यहाँ आप जितना सोचेंगे अपनी चीज़ों के ऊपर, जो भी आपकी सोसाइटी में चल रहा है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ड्रग्स अब्यूज़ के लिए। तो अब इसमें भी कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है, कुछ हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है। हर एक चीज़ को कि ये, आप कोई भी चीज़ें देखेंगे उसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस रहेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस रहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब ड्रग्स है, शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, अब जो उसमें एंगेज है उनको हम रिहैबिलिटेशन के लिए भेज सकते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक सोसाइटी में बिहेवियर चेंज भी चाहिए। तो जिसके घर से कोई ड्रग्स में एंगेज हो जाता है, वो पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करती है फैमिली, तो एक टैबू की तरह है ये। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। तो यही एक्सेप्टेंस आप सबको भी सीखनी है कि जब अब कल एग्जामिनेशन में कोई गलती होगी, प्रीलिम्स फेल होंगे, तो आपको दूसरे के लिए नहीं बोलना है कि प्रीलिम्स ऐसा आ रहा है, प्रीलिम्स ऐसा है कि बहुत ही स्टैटिक पूछ रहे हैं। आपने नहीं पढ़ा, जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी तो क्लियर कर रहे हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी होगी, हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन्होंने भी हिंदी पढ़ी है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस करना सीखिए कि हमारी गलती रही है, हम इसलिए इस प्रोसेस को क्लियर नहीं कर पाए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी गलती को या किसी चीज़ को, आप सुधार की अपने ऊपर नहीं रख सकते आपकी, मैं इंप्रूव करूंगा अपने, आप हमेशा बाहर ही अपने को दूसरे को बोलेंगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी इसलिए मैं इंप्रूव नहीं कर पाया हूँ, या ये है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। चाहे आज से आप पहले जैसे भी थे, यहाँ से आगे एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अपने को अब यहाँ से ही एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचना शुरू कर दीजिए कि कल के दिन आपने लोगों से इंटरेक्शन करनी है, लोगों की प्रॉब्लम समझनी है, तो अपने को उस तरह से आप डील कीजिए, अपने को उस तरह से अपना बिहेवियर चेंज कीजिए, ताकि आप एक अच्छे इंसान बने। और अपने को एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को अपने से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, कल को कोई गलतियां भी होंगी आपसे, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। तो अगर वहाँ भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी अपने सबॉर्डिनेट पे डालेंगे, तो आपकी वहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। या आप अपने घर पे भी देखिए, आप अपने दूसरे पेरेंट्स को बोलेंगे, किसी और को बोलेंगे, तो वो भी एक्सेप्टेंस नहीं है, आपकी अपनी वैल्यू डाउन करेंगे आप। सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है इस पूरी एग्जामिनेशन की जर्नी में। अच्छा, अब हम आ रहे थे ड्रग्स के ऊपर। तो अब इस एक सोसाइटी का ये टैबू है, जिसको सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है, तो जिस वजह से भी यहाँ पर बच्चों को नई अपॉर्चुनिटीज है वो ऐसे एक्टिविटीज़ में, तो हम स्पोर्ट्स का बिल्ड कर सकते हैं अपने यहाँ कल्चर। इस तरह से आप हर एक टॉपिक को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे हम उसको करते हैं, करेक्टराइज कीजिए मीन्स में, मतलब उसको तोड़िए कि हाँ इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। जैसे डिजास्टर टॉपिक आता है, तो अब डिजास्टर, हिमाचल में इतना डिजास्टर हो रहा है, हम उसको सॉल्यूशंस पूछते हैं, होता है कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके। सॉल्यूशंस ये है कि इसमें भी आप देख रहे हो कुछ स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन हो सकते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बिल्ड करने में अपने को डेवलप करें कि हम जैसे, आप सबने देखा होगा कि रिटेनिंग वॉल्स, सड़कों के किनारे ऐसे डंगे लगते हैं जो, अब उनको वो जब बरसात आती है तो ऐसे गिर जाते हैं रोड के ऊपर, अगर उनकी डेप्थ इंक्रीज हो जाए तो वो कोलैप्स नहीं होंगे। फिर स्टीप स्लोप्स को ऐसे सीधा काटते हैं, तो उसकी वजह से वो रोड पे गिरते हैं, तो उनको हम ट्रेंचेस में काटें, तो वो चीज़ भी हमारे लिए बेनिफिशियल। तो ये होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो आप हर एक टॉपिक वैसे चेंज, अब नॉन स्ट्रक्चरल में जैसे नॉन हैजार्ड है, हम एरिया को ये हमने स्टडी की और एरिया पाया गया है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा है, तो उस एरिया को हैजार्ड एरिया डेडिकेट कर दिया और उस पर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करें। जैसे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स कुछ ऐसे, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दी कि हाँ यहाँ पर चेंजेस आएंगे, ऐसे होगा। तो इस तरह से आप मेंस की तैयारी को हर एक टॉपिक को तोड़िए। जैसे ये पूरा, ये जो मैंने ये चीज़ें है ये सिलेबस में मेंशन है सारी, आप एज इट इज़ ही इस चीज़ को सीखेंगे, पढ़ेंगे जैसे आप ग्रेजुअली, लेकिन इसको अपने दिमाग में भी इसी उसमें फ्रेम कीजिए, तोड़ने के उसमें फ्रेम कीजिए कि हर एक टॉपिक को कि हाँ इस टॉपिक में ऐसा है, इस टॉपिक में ऐसा है।
बस इस अगर आप सबने ये कर लिया तो मानिए कि आपने मतलब 50% काम अपना कर लिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस मेंस में आएगा तो आप क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन ही समझना चैलेंज होता है, जो क्वेश्चन है कि इसमें पूछा क्या गया है। तो अगर आपने ये सब कर लिया अपने दिमाग में तो आपको क्वेश्चन में पता है कि क्या किया है। फिर लिख तो आप सब ले लेंगे उसके बाद, इतना तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि उसको आप पेपर पे भी उतार पाएंगे। बाकी जैसे अब यहाँ पर आप लोग अभी इंस्टीट्यूट में हो तो सर आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे रेगुलर कुछ टाइम बाद। जब आपकी एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब भी आप सब इम्प्रूव करेंगे, चीज़ें रेगुलर सीखेंगे। तो ये मेंस की जर्नी ये रहती है कि हर एक, चाहे मेंस हो प्री हो, 3 स्टेप्स तो आपको हर एक टॉपिक पे अप्लाई करनी है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन किसी का? अरे पूछिए क्वेश्चन। चलो इतने पे करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैम ने बोला था सी सेट। तो सी सेट, अब मैंने आपको बताया कि मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने सी सेट शायद मैंने 12th भी इसलिए रखा था क्योंकि मैथ्स नहीं था, अच्छा मैथ्स नहीं था, तो इसलिए मैं मेडिकल शिफ्ट हो गया था कि चलो मैथ्स से छुटकारा हो गया। बट ग्रेजुअली चीज़ें जब करनी है तो फिर करनी है, एक डेडिकेशन है तो करनी है। फिर आप ग्रेजुअली चीज़ें सीखेंगे। तो सी सेट का एक फुल फॉर्म है, एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें चेक क्या करे, ये आपका एप्टीट्यूड चेक करे कि आप उस तरफ सोच पा रहे हो। ये मैथ्स ऐसे मैथ्स का पेपर नहीं है, ये आप इसको बोलेंगे कि ये मैथ्स का पेपर है। इसमें आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, आप उसको लॉजिकली चीज़ों को सोच पा रहे हैं। आप कभी पेपर देखिए और उसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आधे आंसर लॉजिकली निकल जाते हैं। बस उसको लॉजिक अप्लाई करना सीखिए। और अभी तो आप लोग तो यहाँ ज्वाइन भी हो तो आपको तो सर भी मैथ्स की क्लासेस भी देंगे, आपको सिखाएंगे सब चीज़ें ग्रेजुअली। तो बट ये इस तरह इसको भूल जाइए कि ये मैथ्स का एग्जामिनेशन है, ये एक लॉजिकली पेपर है जिसको आप लॉजिकली सॉल्व करेंगे। ये इस चीज़ को रखिए अपने दिमाग में कि हमने अपना लॉजिक डेवलप करना है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये नहीं कि हमने मैथ्स के लिए ही एग्जामिनेशन करना है। क्योंकि जैसे मैथ्स के लिए अगर तो जिसका स्ट्रांग है वो तो बैंकिंग वाली मैंने साइड पहले बताई कि उनको तो प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए तो कोई वो डाउट नहीं है। जिनके लिए नहीं है वो इस चीज़ को ऐसा फियर मत कीजिए कि हमारा मैथ स्ट्रांग नहीं है, मेरा खुद मैथ स्ट्रांग नहीं है, बट ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होती है। देखो पहले एक समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको कितने मार्क्स चाहिए? 67 मार्क्स। तो आपको सिर्फ उतने क्रॉस करना है, वो आप रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैथ्स में आपको सब कुछ नहीं करना है, जितने टॉपिक्स आते हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए, देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके कौन से उनमें से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, आप उतना उठाइए। रीजनिंग आपने कहा आपकी स्ट्रांग है, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगता है रीजनिंग करने में, रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद इंग्लिश आता है, थोड़ा आप अपने इंग्लिश पे इंप्रूव कीजिए। सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे को स्कोर करना है, टॉप करना है या कुछ है, सिर्फ एक क्वालिफाई करना है बस। क्वालिफाई नज़रिए से देखिए, जिनका स्ट्रांग नहीं है, जिनके लिए अच्छा मैथ्स है वो अपना उस तरह से देखिए कि हमारे को बैंकिंग साइड भी एक ऑप्शन खुल सकती है अगर हम इसमें डेडिकेटली एफर्ट दें, पढ़ाई करें इसमें। और जिसको लगे तो आप अपनी फील्ड्स भी इस हिसाब से भी सोचिए कि फील्ड्स भी ओपन करनी है। और जिसको थोड़ा सा लग रहा है वो डेडिकेटली सोचिए कि सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, हमारे को बस 67 चाहिए, उतना क्रॉस करना है। और उतना क्रॉस हो जाता है, नहीं है वो चैलेंज क्रॉस करना। एंड मैम का क्वेश्चन क्या था? सब्जेक्ट्स बहुत वाइड है, वाह 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 सिलेबस है। ये अभी आपको सिलेबस लग रहा है, अभी आप प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करिए। जब आप एक बार चीज़ें समझने स्टार्ट करेंगे आपको सिलेबस बहुत ही कम लगेगा। इसमें नोट्स मेकिंग से, नोट्स मेकिंग का पॉइंट रह गया था, सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग। आपको बेशक नोट्स सर प्रोवाइड कराएंगे या कोई कराएंगे, जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे आपके दिमाग में चीज़ें याद नहीं रहेगी। और नोट्स ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे से नोट्स बनाएं, पहले चीज़ें सिर्फ पढ़ें समझें। क्योंकि मैंने खुद ने जैसे सेल्फ स्टडी थी, मैं फर्स्ट डे से नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, तो मैं अपने फर्स्ट डे के नोट्स देखता हूँ और जो उसके बाद जब चीज़ें समझने के बाद के नोट्स देखता हूँ, मीन्स एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ है, बुक बुक ही छाप दिया दोबारा से। तो यही सबके साथ होगा, अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे बिना पढ़े तो बुक ही एक और बुक लिख देंगे आप। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको इस हिसाब से नोट्स भी प्रिपेयर करनी है कि ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, उनको जितना कंसाइज कर सकते हैं आप, कि जस्ट प्रीलिम से पहले आपने वो एक बार रिवाइज कर सके फटाफट, क्योंकि प्रीलिम से पहले टाइम नहीं मिलता। और इसमें एक जो बहुत हेल्पफुल करेगा आप सबको भी, मैं भी तो मुझे भी क्या है, ल्यूसेंट की बुक। ल्यूसेंट इस एग्जामिनेशन के लिए बोलते हैं कि ल्यूसेंट नहीं है, बट प्री से पहले ना वो बहुत हेल्प करते हैं फटाफट चीज़ें रिवाइज करने के लिए, हर एक टॉपिक से, चाहे साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। प्रीलिम से पहले हो, क्योंकि वो खुद ही कंसाइज बुक है, हर एक सब्जेक्ट उसमें मेंशन है। तो प्रीलिम से पहले वो बहुत हेल्प करती है। और भी मार्केट में ल्यूसेंट के साथ की बुक्स है, जो आपको जो अच्छी लगे आप उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कि नहीं कि ल्यूसेंट ही, जो आपको अच्छी लगे बेटर लगे उसकी तरफ। एंड सेकंड जो सब्जेक्ट है आप पढ़ते जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें कंसोलिडेट होती रहेगी। ये सब्जेक्ट्स तो देखने में अभी फर्स्ट टाइम तो जब मैंने भी सिलेबस देखा था लगा था छोड़ ही देते हैं, क्या करनी है प्रिपरेशन स्टार्ट। वहीं से अभी तो ये तो आप चीज़ें समझेंगे, आधी चीज़ें तो आपको फिर खुद ही, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी तो आपको समझने में, आधी तो सोसाइटी आसपास ही दिख जाएगी आपको, अपने आसपास जो हो रहा है, अच्छा यही तो पढ़ रहे हैं हम,
ठीक है, अच्छी बात है। तो ये चीज़ें तो यहीं से ही हो जाएगी। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक इधर देखो, आप सब लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो वुमेन एम्पावरमेंट की नीड तो आप सबको पता है कि कितनी वुमेन एम्पावरमेंट की नीड है इस टाइम। अगर आईएमएफ के डाटा के अकॉर्डिंग है कि अगर वुमेन जितनी भी है वो सारी वर्किंग हो जाए, तो इंडिया की जो जीडीपी वो 27% से इंक्रीज हो जाएगी। तो आप खुद सोचिए कि ये सोसाइटी में क्या इसके रीजंस है कि वुमेन को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। आप सबको पता है सोसाइटी में एक पेट्रियार्की है, एक सेफ इन्वायरमेंट भी नहीं है वुमेन को, कि वुमेन शाम को काम नहीं कर सकती है। आप सबको पता है ये चीज़, यही चीज़ आप पढ़ेंगे, यही चीज़ आपने समझनी है। तो आधा सिलेबस तो आपका वहीं से कवर हो जाता है, जो आपकी नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बस उसको पॉलिश करना है आंसर राइटिंग से में, कि आंसर राइटिंग में वो चीज़ें आए। आदि तो आप सबकी अंडरस्टैंडिंग है, हम कॉलेज पास आउट है तो सबकी अंडरस्टैंडिंग है, सबने चीज़ें देखी है। इवन घर में भी आपने फेस चीज़ें की होती है सबने। तो वही सोसाइटी में तो आप वही चीज़ें पढ़ते हैं, और आप सबकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर। तो इसका इतना टेंशन नहीं लीजिए, ग्रेजुअली आप सबको समझ आएगी चीज़ें कि कैसी है। और मतलब रोज़ नया कुछ सीखने की उससे पढ़िए। जैसे एक मेरी फेवरेट मूवी, सच में 3 इडियट्स मूवी मेरी सच में फेवरेट मूवी है। एक और उसमें वो बात उसकी सच में है कि आप सिर्फ मतलब वो बोलते हैं ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, सच्ची बात है। आप सीखने की उससे करें कि हर रोज मैंने कुछ नया सीखना है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो कुछ नया पढ़ना है। अब हिमाचल आप सब पढ़ेंगे कि इतने राजा है क्यों पढ़ने हैं, बट आप एग्जाम में देखें तो राजाओं की पूछ से कितने राजा रहे हैं। अब जो हम वो बोलता है ना कि हाँ राजा राजा राजा, पूछ कितने रहे, एक क्वेश्चन रहे हैं। एक क्वेश्चन के लिए आप जितना आपसे हो सके उतना करो, पर बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो। जो बाकी इतनी चीजें पूछ रहे हैं उनको टारगेट करो। बस क्लासिफाई कीजिए कि आप किस एरिया में स्ट्रांग है। अगर किसी को याद रह रहा है, किसी की मेमोरी इतनी शार्प है, तो उस चीज़ के ऊपर भी जाए। अपने को सबसे पहले अपने बारे में जाने कि आपको किस चीज़ में आप स्ट्रांग है। यहाँ से इस प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये है कि अपने को जाने कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है कि हाँ इस चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो। सबकी कोई क्वालिटीज़ है, इनर क्वालिटी सब में अपनी यूनिक है सब। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे है, एक जैसे हो भी नहीं सकते। और अपनी आंसर राइटिंग स्टाइल भी किसी से कॉपी मत कीजिए, अपना यूनिक बनाइए। तो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर सेम सबकी कॉपीज दिखेगी तो एग्जामिनर भी मार्क्स नहीं देगा। कुछ यूनिकनेस उसमें आएगी तो एग्जामिनर मार्क्स देगा। अब जैसे मेरा फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ये मैं इंक्लूड करता था। अब जैसे एक डायग्राम था गवर्नेंस पे, आता ही है एक डायग्राम। तो अब गवर्नेंस के 8 पिलर होते हैं। गवर्नेंस का मतलब ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा कि जो सरकार कर रही है वो किस अच्छे से सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करे। उसको बोलते हैं सुशासन, सुना होगा हिंदी में शब्द, कि हमारा जो शासन है, जो प्रशासन चल रहा है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो उसके कुछ पिलर्स बताए गए थे कि किन पिलर्स पे। तो इस साल एक क्वेश्चन आया था गवर्नेंस पे, तो मैंने ऐसा एक बीच में गवर्नेंस लिखा, साइड में मैंने 8 जो उसके पॉइंट्स थे वो शो कर दिए। अब इसे आप खुद सोचिए, आप एक कॉपी चेक कर रहे हो, 250-300 बच्चा आ रहा है और सिंपल सब लिख रहे हैं पॉइंट्स ऐसे, एग्जामिनर को पढ़ना और एक फ्लो चार्ट बीच में आ जाए। तो आप खुद सोचिए, आप खुद एग्जामिनर को अपनी जगह रखिए उस फेज पे कि वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो अपने आंसर स्टाइल में ये चीज़ भी ऐड करने की कोशिश कीजिए कि जितना आप उसको यूनिक बना सके। और ये सबके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज ऐसी है, जो क्वालिटीज है जो यूनिक होगी और उसे बस उसको एग्जामिनर पॉलिश कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। तो अब जैसे एक ट्रांसपेरेंसी होती है, अब एडमिनिस्ट्रेशन कितना ट्रांसपेरेंट है। आप डिसीजंस, गवर्नमेंट के डिसीजन पता चल रहे हैं आपको कि हाँ वो लिए जा रहे हैं, आपके पास डाटा आ रहा है चीज़ों का। तो एक पॉइंट ये है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी। ऐसे इसमें 8 पॉइंट्स है जो आप ग्रेजुअली अब चीज़ें पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ें, तो आप सब भी उस लेवल पे पहुंचेंगे। फर्स्ट डे से बेटर तो कोई नहीं होगा, ये आप सब पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए कि फर्स्ट डे से आप लोग नहीं, ऐसा लगेगा कि हाँ मैं हूँ। इवन आप 6 महीने बाद भी आप अपने को उस लेवल पे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप चीज़ें सीख रहे हैं। बट 6 महीने के बाद जब आप अपने को देखेंगे तो डेफिनेटली कंप्लीट पर्सन चेंज देखेंगे एक, अगर आप चीज़ें समझ रहे हैं। अगर तो सिर्फ अभी भी क्रैमिंग कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज से डिफरेंट पढ़ाई हो जाती है कम्प्लीटली। कॉलेज में तो हम सब क्रैम करते हैं, एक दिन पहले पेपर पे पढ़ते हैं, जाके लिखाते हैं। हमारे जैसे सुबह उठ के पढ़ते थे, जाके पेपर में लिखाते थे, वहाँ पर ऐसा सिस्टम। तो आप ऐसा है, अब इसको इम्प्रूव करिए, बस समझिए चीज़ें। अब यहाँ से वो चीज़ें डिफरेंट हो चुकी है। अब कॉलेज में जैसा भी जिसका जैसा भी रिकॉर्ड था, परफॉर्मेंस था, छोड़ दें, कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं करेगा। इवन चलो वो तो अलग बात है, बट आप करिए बस। कॉलेज का यहाँ से कॉलेज छूट गया है, जितने मर्जी चाहे 90% है चाहे 60% है, क्योंकि 60 से ऊपर तो चाहिए ही है। तो मिनिमम में 60 तो लेके चल रहा हूँ, 60 से ऊपर जिसके भी है, अपने को सब अब एक रेंज में है हम सब यहाँ। किसी की कोई एकेडमिक्स मैटर नहीं करती है यहाँ से आगे। अब एक लास्ट सर का क्वेश्चन था ऑप्शनल। तो सर मेरा ऑप्शनल था जूलॉजी, मेरी बीएससी भी जूलॉजी से हुई थी। तो अब मेरी जूलॉजी में भी ऐसा था कि ऑप्शनल मैंने देखे तो जूलॉजी का लगा कि चलो ठीक है ये कर सकता हूँ मैं। जब पी वाई क्यूज़ देखे, आप लोग भी जब पी ऑप्शनल डिसाइड करना है तो सबसे पहले जो भी ऑप्शन होंगे उसके पी वाई क्यूज़ देखें, क्योंकि जिसकी बैकग्राउंड जिस उससे होगा सबसे पहले तो वही ऑप्शनल देखेगा। और जब आप पी वाई क्यूज़ देखेंगे, क्योंकि ऑप्शनल यहाँ रैंक डिसाइड करता है ऑप्शनल,
अब हर साल यहाँ ऑप्शनल रहता है, बहुत ही डाइसी, कि कौन सा ऑप्शनल कब निकल जाए किसी को नहीं पता है। तो जीएस पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि ऑप्शनल के लिए जीएस आप सबको स्ट्रॉन्ग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी साल भी ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल, अब मेरा ऑप्शनल है तो उससे बड़े टाइम से मार्क्स ही नहीं मिल रहे। इवन लास्ट ईयर भी मेरे ऑप्शनल में 96 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 200। तो ऑप्शनल पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस साल किस ऑप्शनल में मार्क्स आ जाए, लेकिन अपने इससे रखना है कि हम ऑप्शनल में मिनिमम 125 to 130 तो टारगेट करना ही है। उसके अलावा जीएस इतना स्ट्रांग है कि हम सिलेक्शन लिस्ट में तो अंदर आ जाएं, इवन रैंक ना आए, क्योंकि रैंक तो आपके लिए बहुत बहुत ही लक भी चाहिए रैंक के लिए आपको, कि उस लेवल पे पहुंचने के लिए। क्योंकि ऑप्शनल हर साइड ऐसा रहता है कि किसी साल एक ऑप्शनल में मार्क्स मिलेंगे, किसी साल किसी दूसरे ऑप्शनल में मार्क्स मिलेंगे, वो तो आपके लक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक मिनिमम मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं जिससे आप लिस्ट में एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ये क्लियर हो, और सेकेंडली जब पी वाई क्यूज़, कि पी वाई क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ सिलेबस। अगर आपको लग रहा है कि ये सिलेबस आपको पढ़ सकते हैं आप, उसके साथ ऑप्शनल का लाइन है, तो ही उस ऑप्शनल को रखें, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। रैंक लिस्ट में अंदर भी ऑप्शनल करता है, लिस्ट से बाहर भी ऑप्शनल करता है, रैंक भी ऑप्शनल के साथ डिसाइड करता है, और उससे नीचे भी आपको ऑप्शनल ही कौन सी पोस्ट मिलेगी क्या मिलेगा वो सब ऑप्शनल के हाथ में है। तो ऑप्शनल को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और सेकेंडली फिर नोट मेकिंग। अब मेरा ऑप्शनल जैसे जूलॉजी था, साइंस बैकग्राउंड, तो साइंस में तो स्पेसिफिक होना ही पड़ता है, और मे भी अब शायद बाकी ऑप्शनल का आइडिया नहीं है, बट शायद स्पेसिफिक सब में ही लिखना पड़ता होगा। और फिर मेरे ऑप्शन में डायग्राम्स, आप सबका जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उस तरह का ऑप्शन लेंगे, तो आप ये चीज़ वहाँ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स यूनिक करना है, मीन्स अपने आंसर्स को वहाँ पर भी। बट पी वाई क्यूज और उससे ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, दो चीज़ें। थर्ड की मटेरियल, मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है आपके ऑप्शनल का, क्योंकि मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होता है। मटेरियल सबसे ये भी देखिए कि मटेरियल अगर आपने किसी से टीचिंग या कहीं से कोचिंग लेनी होगी तो उसके लिए है, उससे स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, ऑप्शन से कंटिन्यू दिख रहा है आपको ऑप्शन से, और आपकी अगर तो कॉलेज से ही कमांड है उस सब्जेक्ट पे, फिर तो आप डेफिनेटली उसको रखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स देखिए, क्योंकि जैसे पीएसएआर के लिए बोलते हैं कि उससे सिलेक्शन नहीं है, इस बार उससे भी सिलेक्शन हुई है, तो उसमें मतलब कमांड अगर होगी आपके सब्जेक्ट पे तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे किसी भी ऑप्शनल से। तो एक ऑप्शन के लिए चीज़ें डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर आता हूँ। एक है चैट जीपीटी, आप सब ने सुना है, यूज़ किया है? यूज़ किया है ना आप सब ने? तो अब आप आंसर्स लिखेंगे तो आप आंसर चैट जीपीटी पे शेयर कर सकते हो। मैं पर्सनली, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था गाइडेंस के लिए, तो मैं अपने आंसर चैट जीपीटी पे शेयर करता था। तो चैट जीपीटी आपको आपके आंसर लिखने के बाद, क्योंकि अब सबको फर्स्ट टाइम तो लगेगा यार मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं कैसे किसी को शो करूँ अपने आंसर में, तो इतना गंदा लिखता हूँ। तो आप उस पर शेयर कर सकते हो, अगर आपको कभी घर पे प्रैक्टिस करनी हो या कहीं, वो आपको बहुत ही अच्छा एनालिसिस देगा। उससे आप उससे सजेशंस होंगे, इम्प्रूव कीजिए। लेकिन एक तो एज तो रहता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अब मैंने भी टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन की थी, तो टेस्ट सीरीज मेन से पहले तो वहाँ पर मुझे कुछ सजेशंस मिले थे, मैं थोड़ा वाइड लिखता था, खुला लिखता था, स्पेस छोड़ता था बीच में। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस को तो नहीं रिप्लेस हो सकता, वो तो आप समझ सकते हैं खुद भी, टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है। बट आपको एक बहुत अच्छे सजेशंस, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे भी टॉपिक रह गए। कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे आंसर राइटिंग्स के लिए। अब कीवर्ड्स भी अपने आंसर्स में आप पहले से तैयार रखिए। जैसे आप इंट्रोडक्शन पढ़ते होंगे कि किसी के टॉपर्स का आंसर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, लेकिन मैं पर्सनली खुद, मैंने जब तैयारी शुरू की थी मुझे लगता था कि इतना अच्छा कैसे लिख सकता है कोई, इतना तो कैसे में तो होगा कैसे ये चीज़, मैं हमें कभी लिखा ही नहीं ऐसा। तो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो होता है कीवर्ड्स। जैसे एक कीवर्ड है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है सबने? सुना है ना ये? तो अब उसको आप देखो डिजास्टर में यूज कर सकते हो, कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम पहले ही प्रिवेंट कर ले डिजास्टर को, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ऐसे कीवर्ड्स आप चाहे चैट जीपीटी से सर्च कीजिए, हर सब्जेक्ट वाइज अपने पास एक अलग कॉपी में आपके पास नोट होने चाहिए वो। जब आपके पास अलग कॉपी में आप उसको, फिर चाहे आप देख के जब आंसर राइटिंग करिए स्टार्टिंग में आप देख के लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने, ये चीटिंग नहीं है ये क्योंकि जब आप एक बार अप्लाई करने लग जाएंगे चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली दिमाग में रिटेन होगी वो। हर एक उसके, जैसे ई गवर्नेंस एक कभी टॉपिक हो रहा है, ई गवर्नेंस, ये हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं गवर्नेंस में, तो वो अब ऑप्शनल नहीं रहा है वो 21st सेंचुरी में, वो नेसेसिटी है। तो ऐसी लाइंस आप अपने पास नोट करके रखिए। आप देखिए सुनने में अच्छी लाइंस लगती है ना ये, और आंसर में जब आप लिखा होगा तो पढ़ने वाले को भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार कुछ अच्छा लिखा है, एजुकेटेड बंदे ने लिखा है। और कुछ जैसे एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, आप ये पढ़ेंगे, मैंने सिंपली बोल दिया कि ये ऐसा इन्वायरमेंट हम असेसमेंट करते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दें इसको। और एक बंदे ने लिखा थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन, आप खुद सोचिए अब वो टेक्निकल डेफिनेशन अट्रैक्ट करेगी ना। तो एक टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी अपने पास रखें, याद करें उस डेफिनेशंस को। थोड़ी चीज़ों में तो क्रैम करना पड़ेगा, जैसे वो डेफिनेशंस है तो वो डेफिनेशंस को आप याद कीजिए, तो डेफिनेटली मेंस में वो हेल्प करेगा।
और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे तो मस्ट है यहाँ स्टेट के लिए, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब उसको भी दो तरह से देखिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि आपको डेटा याद करना है, और एक मेंस के पर्सपेक्टिव से कि आपको उसकी चीज़ें समझनी है। अब उसमें अगर पूरा तो नहीं पढ़ सकता, अगर कोई जिसके पास ऐसे लगता है कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे में नहीं, आप फर्स्ट डे से तो वैसे भी मत पढ़िए, आपको समझ भी कुछ नहीं आएगा उसमें। तो जब होगा तो आप इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन जरूर पढ़ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, क्योंकि आपको वो इंट्रोडक्शन आपके मेंस के आंसर राइटिंग में डायरेक्टली हेल्प करेगी। पक्की का इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, लिख दो, कोई टेंशन की बात ही नहीं। आपको इंट्रोडक्शन हर चैप्टर की, हर टॉपिक की इंट्रोडक्शन आपके पास रेडी है। इकोनॉमिक सर्वे खुद काम करके दे रहा है, तो आपको तो बस पढ़ना है, कहीं से प्रिपेयर भी नहीं करना है वो। तो बस ये इकोनॉमिक सर्वे का जो मैंने पर्सनली खुद ये चेंजेस इस साल के लिए एग्जामिनेशन में किए थे। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी का? बस मैम। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक तब आप सबको। आप सब फ्रेशर्स, अब नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, इस जर्नी को एंजॉय करना है। बेस्ट मतलब बेस्ट मोमेंट ये रहना चाहिए कि हमने कुछ नया सीखा है इस जर्नी में। इसको कभी प्रेशर की तरह मत लेना कि एग्जाम क्लियर करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है। और जो वो एक था कि अपना बैकअप प्लान भी एक 2-3 साल के बाद रेडी रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में जिनका भी गैप ईयर पड़ा है उनको बहुत ग्रिल हुआ है। जिनका गैप ईयर या कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है इंटरव्यू बोर्ड में, तो वो नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर भी ना आए। तो आप लोग तो भी सब फ्रेशर्स है, तो इस चीज़ को भी एक दिमाग में रख के चलें कि 2-3 साल बाद और चीज़ों को भी और देखते रहें। एक सिक्योर कर सकते हैं तैयारी के साथ भी। इस साल भी मेरे नोन में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब पे थे और फिर सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ जब तो समझ नहीं आती अगर गाइडेंस नहीं हो प्रॉपर। जैसे मुझे नहीं समझ आया था कि इंपॉर्टेंस क्या है, मैं कंटिन्यूसली लगा रहा कि एक निकला है, फिर अगला निकला है, फिर अगला निकला, लेकिन वो लूप ही चल रहा था। ये तो फाइनली अब लूप ब्रेक हुआ है वो, बट इस लूप से बाहर आने के लिए एक मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आप एक इनको सोच के एक अपने आराम से प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से नहीं कीजिए, उसको थोड़ा पढ़े पहले, समझे चीज़ें, फिर आंसर राइटिंग होगी। और कंपेरिजन बिल्कुल मत करना किसी से। हम सब अलग है, हम सब अलग है। जो 90% वाला वो डेफिनेटली अलग अभी से अच्छा लिखेगा हमारे से, और जो हम डेफिनेटली ऐसा ही लिखेंगे कि ठीक है काम चल रहा है, लिख दिया है। बट ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होगी अगर आप मेहनत करेंगे। तो ये एग्जामिनेशन कभी अपने को डिमोटिवेट नहीं फील करना है। बस थैंक यू।